30 मई साल 1916 साउथ जॉर्जिया के आइलैंड्स में स्ट्रोमनेस वेलिंग स्टेशन के कैप्टन आराम से बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से एक व्यक्ति भागता हुआ चिल्लाता हुआ उनके कमरे में घुस जाता है। वो कैप्टन से तुरंत बाहर चलने को कहता है और कहता है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कैप्टन बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं। वो बहुत ही पतले थे और उनके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से नहाए नहीं हैं। उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। बीच में खड़ा व्यक्ति अपना नाम बताता है और कहता है अर्नेस्ट शैकल्टन। कैप्टन 10 सेकंड्स तक कुछ भी नहीं बोलते और उनके चेहरों को देखते रहते हैं। उन्होंने ये नाम आखिरी बार 2 साल पहले नवंबर 1914 में सुना था। अर्नेस्ट शैकल्टन अपने 28 लोगों के क्रू के साथ इसी जगह पर अपनी शिप लेकर आए थे। अर्नेस्ट शैकल्टन ने कहा था कि वो अंटार्कटिका की जमीन को पैदल पार करना चाहता है। कुछ महीनों बाद जब उनके इस क्रू की कोई खबर नहीं आई तो सभी ने मान लिया कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन 2 साल बाद अर्नेस्ट शैकल्टन अब फिर से कैप्टन के सामने खड़े थे। कैप्टन तुरंत उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी के क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। तो अर्नेस्ट शैकल्टन ने जवाब दिया कि मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ उस पर आपको यकीन नहीं होगा और शायद आप भी अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके क्रू की इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि कैसे -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उन लोगों ने खुद को जिंदा रखा और कैसे कुदरत ने उनके साथ एक खिलौने की तरह खिलवाड़ किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। अर्नेस्ट शैकल्टन ने अपने इस खतरनाक मिशन का नाम ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन रखा। प्लान सिंपल था। एक टीम वेडल सी से होकर अंटार्कटिका में जाएगी और पैदल पूरे अंटार्कटिका को पार करेगी। वहीं दूसरी टीम रॉस सी में उनका इंतजार करेगी। शैकल्टन अनुमान लगा रहे थे कि उन्हें ये काम करने में करीब 3 महीने लग जाएंगे। इस मिशन के लिए उन्होंने एंडोरेंस नाम की एक शिप को चुना। एंडोरेंस को इस तरह से बनाया गया था कि वो तूफान, बर्फ, हर चीज को झेल सकती थी। वहीं क्रू मेंबर्स को शैकल्टन ने बहुत ही बारीकी से चुना था। कुछ सेलर्स थे, कुछ मैकेनिक्स तो कुछ डॉक्टर्स। शैकल्टन के लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि उनका क्रू हर प्रेशर सिचुएशन में उनका साथ दे। अगस्त 1914 में वो लोग इंग्लैंड से निकले। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रही थी। अक्टूबर तक वो लोग साउथ जॉर्जिया के आइलैंड्स पर पहुंच गए, जो अंटार्कटिका का एक तरह से आखिरी पोस्ट था। वहाँ के लोगों ने शैकल्टन को वार्न किया कि इस वक्त बर्फ बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन शैकल्टन ने अपना पूरा मन बना लिया था। 5 दिसंबर 1914 को एंडोरेंस शिप साउथ जॉर्जिया से निकलकर वेडल सी की तरफ बढ़ चली। जैसे जैसे वो लोग समुद्र में अंदर तक जा रहे थे वैसे वैसे उनके आसपास का एनवायरनमेंट बदलता जा रहा था। अभी तक क्रू मेंबर्स को खतरे का कोई भी अंदाजा नहीं हुआ था। वो लोग हंसी खुशी से जा रहे थे, लेकिन शैकल्टन की एक आंख हमेशा समुद्र की तरफ ही थी। उसकी आंखों के सामने समुद्र का पानी धीरे धीरे मोटी बर्फ में बदलता जा रहा था। हवा तेज होने लगी थी। जनवरी तक शिप इतना धीरे चल रही थी कि 1 किलोमीटर जाना भी जंग जीतने के बराबर था। फिर अचानक से एंडोरेंस शिप समुद्र के बीचों बीच बर्फीले पानी के अंदर रुक गई। पहले तो क्रू के लोग और शैकल्टन उतना नहीं घबराए। वो इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थे। तुरंत सभी ने अपने अपने कुदाल निकाले और नीचे उतरकर बर्फ को काटना शुरू कर दिया। जब भी थोड़ी बर्फ टूटती और शिप आगे चलने लगती तो वे लोग खुशी से चिल्ला उठते, लेकिन शैकल्टन शांति से हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जानते थे कि इतनी छोटी सी जीत से कुछ नहीं होने वाला, उनकी मंजिल अभी बहुत दूर है। वो ये भी जानते थे कि हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुदरत से जीत गए हैं। एंडोरेंस शिप कुछ इंच मूव करती और फिर दोबारा से समुद्री बर्फीले पानी में फंस जाती। क्रू के लोग अपनी हिम्मत हारते जा रहे थे। सूरज अब ऊपर आने लगा था। आप जानते ही होंगे कि समर के महीने में अंटार्कटिका में रात नहीं होती। वो लोग सूरज के नीचे ही बर्फ तोड़ते और सूरज के नीचे ही सो जाते। उन्हें लगा कि शायद अब बर्फ पिघलने लगेगी, लेकिन फरवरी का महीना खत्म होने आया और वो लोग समझ गए कि उनकी शिप सिर्फ फंसी नहीं है, बल्कि जैसे जेल में बंद हो गई हो। बर्फ की परत और ज्यादा मोटी हो चुकी थी। जिस बर्फ पर वो लोग खड़े थे वो भी एक जगह स्थिर नहीं रहती थी, वो बार बार हिलती रहती थी। आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका में बर्फ के बड़े बड़े शीट्स पानी में तैरते रहते हैं। ऐसे ही एक बड़े बर्फ के टुकड़े से टाइटैनिक जहाज टकराया था और डूब गया था। लेकिन जिस बर्फ में शैकल्टन का शिप फंसा था वो धीरे धीरे शिप का कचूमर बना रहा था। जैसे जैसे बर्फ हिलती तो शिप और अंदर धंसती चली जाती और ऊपर से बर्फ उसे मरोड़ती जाती। इसके साथ ही वो लोग धीरे धीरे करके अपनी मंजिल से बहुत दूर फ्लोट करते हुए जा रहे थे। वो बर्फ का बड़ा टुकड़ा उन्हें वेडल सी के और अंदर ले जा रहा था। शैकल्टन ये सब होते हुए अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे, लेकिन वो अपनी क्रू मेंबर्स की हिम्मत को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन्हें हर दिन एक रूटीन पर लगा दिया था। वो लोग कुत्तों के साथ खेलते, बर्फ के ऊपर फुटबॉल खेलते और फिर शिप के आसपास की बर्फ को तोड़ने में जुट जाते। अब शैकल्टन ने अपने सपने को टूटते हुए महसूस कर लिया था। वो समझ चुके थे कि अब अंटार्कटिका को पार करना इम्पॉसिबल हो गया है। उनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था।
मार्च तक तापमान बहुत ही कम होने लगा था। हर दिन -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता। एंडोरेंस शिप मानो बर्फ की कब्र में जा चुकी थी। उनका खाना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब क्रू मेंबर्स हर दिन पेंगुइन्स और सील्स का शिकार करने के लिए जाते थे। वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वसंत ऋतु तक बर्फ पिघल जाएगी। उन्होंने स्लेजेस बनवाए, लाइफ बोट्स को ठीक करवाया और सारे सप्लाईज को ऑर्गेनाइज करवाया। अब वो लोग अंटार्कटिका से लड़ने की तैयारी में जुट गए थे। अप्रैल का महीना आया और बर्फ के वो शीट्स और वॉयलेंट तरीके से हिलने लगे। बर्फ के क्रैक होने की तेज आवाजें आने लगीं, जैसे मानो तोप के गोले चल रहे हों। और बीच में उनकी एंडोरेंस शिप फंसी हुई थी। 14 अप्रैल को एक वेव ने एंडोरेंस शिप के तख्ते को तोड़कर रख दिया। स्टील बोल्ट्स गोली की तरफ बाहर आने लगे और शिप में पानी भरना शुरू हो गया। शैकल्टन ने तब सभी को आवाज दी कि शिप को तुरंत खाली कर दिया जाए। मई तक सूरज पूरी तरह से गायब हो चुका था। क्रू मेंबर्स ने बर्फ के ऊपर ही अपने टेंट्स लगा लिए और उसे द ओशियन कैंप का नाम दिया। उनकी लाइफ बोट्स वहीं पास में रखी हुई थीं। वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि सभी क्रू मेंबर्स को एक साथ चिपक कर सोना पड़ता था। शिप पर उनके साथ एक फोटोग्राफर भी था जिसने फंसी हुई शिप के फोटोज लिए, जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देखते ही देखते अक्टूबर का महीना आ गया और अब वो लोग एक्सप्लोरर्स नहीं बल्कि सर्वाइवर्स बन चुके थे। 9 महीनों से एंडोरेंस शिप बर्फ में फंसी हुई थी और अभी तक वो लोग करीब 2000 किलोमीटर तक गलत दिशा में फ्लोट कर चुके थे। फाइनली 21 नवंबर 1914 को एंडोरेंस शिप पूरी तरह से टूट गई। उसके बस कुछ टुकड़े ही बर्फ के ऊपर पड़े थे, बाकी का पूरी शिप समुद्र के अंदर समा गई। क्रू मेंबर्स ने खाना पानी, टूल्स, नेविगेशनल गियर्स, रिकॉर्ड्स, हर चीज को बाहर निकाल लिया था। वो लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन इस अंधेरे में अर्नेस्ट शैकल्टन उनके लिए सूरज की किरण की तरह सामने आए। उन्होंने अनाउंस किया कि उनका मिशन यहीं खत्म होता है और अब वो लोग अपने घर की ओर जाएंगे। उनके पास ना तो टेलीफोन था और ना ही कोई रेडियो। वे लोग बर्फ के एक टुकड़े पर फंसे हुए थे जो खुद फ्लोट कर रहा था और उन्हें ना जाने कहां ले जा रहा था। क्रू के लोग सिर्फ इसलिए हिम्मत नहीं हारे थे क्योंकि अर्नेस्ट शैकल्टन हिम्मत नहीं हारे थे। अब चूंकि उनके आसपास की बर्फ जमी हुई थी, इसलिए लाइफ बोट्स में बैठकर भी कहीं नहीं जाया जा सकता था। उन्होंने उस बर्फ के टुकड़े पर ही कैंप लगा लिया था। वो लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक बर्फ टूट नहीं जाती, जिसके बाद वो लोग लाइफ बोट्स में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। उन्हें बर्फ में फंसे 1 साल हो चुका था। बाहर के लोगों को पता तक नहीं था कि वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं। इस तरह के मौसम में किसी रेस्क्यू शिप के आने का भी कोई सवाल नहीं था। उनके पास 3 लाइफ बोट्स, एक स्लेज जिससे बर्फ पर चला जा सकता है और कुछ पर्सनल आइटम्स और 1 महीने का खाना मौजूद था। शैकल्टन कैलकुलेशंस करते हैं और पता लगाते हैं कि उनसे सबसे करीब का आइलैंड द पोलेट आइलैंड है। हो सकता है कि वहां पर उन्हें कुछ सप्लाईज मिल जाएं जो उन्हें कुछ और महीने जिंदा रख सकें। उन्होंने क्रू से कहा कि सभी लोग 2 पाउंड तक का सामान अपने बैग में उठाएं और बाकी ताकत स्लेज और लाइफ बोट्स को खींचने में लगाएं। जहाज के फोटोग्राफर के पास करीब 400 फोटोग्राफ्स थे, लेकिन 2 पाउंड की लिमिट की वजह से वो अपने साथ सिर्फ 150 फोटोज ही ला पाए और यही फोटोज आगे चलकर दुनिया के सामने सबसे ऐतिहासिक सबूत बन गए। कुछ हफ्तों बाद खाने की कमी की वजह से उनके साथ आए कुत्ते के बच्चों को मरना पड़ता है। हर लाइफ बोट का वजन करीब 1000 किलोग्राम था और इसे खींचना इतना आसान नहीं था और किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। अभी तक गर्मी का मौसम आ चुका था और बर्फ की ऊपर की परत सॉफ्ट हो गई थी, जिससे उसके ऊपर चलना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ किलोमीटर और आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि सामने पतली बर्फ और पानी आ चुका है। अब ना तो वो पीछे जा सकते थे और ना ही आगे। उन्होंने दोबारा उसी तैरती हुई बर्फ के ऊपर टेंट लगा दिया। खाने के लिए हर किसी को 1 बिस्किट, थोड़ा सा कोको पाउडर और थोड़ा सा कैंड मीट मिलता। उन्हें हर दिन सील्स और पेंगुइन्स का शिकार करने जाना पड़ता। शैकल्टन अक्सर फूड क्वांटिटी के बारे में अपने क्रू से झूठ बोलते ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ा सकें। वो जानते थे कि अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो क्रू का मोटिवेशन टॉप पर रखना होगा। लेकिन तभी अचानक 30 मार्च को एक ट्रेजेडी हो जाती है। जिस बर्फ पर उन्होंने कैंप लगाया था, अचानक से उसमें एक तेज क्रैक की आवाज आती है। उनके टेंट टूटने लगते हैं। सभी लोग बाहर की ओर भागते हैं। उनके पैरों तले जमीन हिलने लगती है। कुछ लोग पानी में चले गए थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने आप को सुखाने के लिए तेज बॉडी मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया। किस्मत से किसी की भी मौत नहीं हुई, लेकिन ये उनके लिए एक चेतावनी थी कि उनकी जान कभी भी जा सकती है। अब वो लोग पूरी तरह से बर्फ की शीट पर फंस चुके थे। वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते थे कि उन्हें जल्द ही जमीन दिख जाए। शैकल्टन ने कैलकुलेशंस लगाई कि आखिर वो कहाँ पर हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो जॉइनविल आइलैंड के पास हैं, यानी कि उनका पुराना डेस्टिनेशन द पोलेट आइलैंड अब पीछे छूट चुका था। जॉइनविल आइलैंड का दिखना कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि वो पेनिनसुला का आखिरी आइलैंड था। वहां जाना यानी पक्के तौर से मौत। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, नॉर्थ में मौजूद क्लेरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड।
इसके बाद हजारों किलोमीटर तक खाली समुद्र है, एक ऐसा समुद्र जिसे द ड्रैक्स पासेज कहा जाता है और जहां आज भी सेलर्स जाने से थर थर कांपते हैं। यहाँ 12 मीटर तक के वेव्स उठते हैं और लगभग 20,000 सेलर्स ने यहाँ जान गंवाई है। सैकल्टन जानते थे कि अगर वो इस बर्फ पर फ्लोट करते करते वहाँ पहुँच गए तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। खाने की भी भारी कमी पड़ने लगी थी। जो सड़ा गला मीट उनके पास बचा था उसे कुत्तों को दे दिया गया। पीने के पानी को जमा करने के लिए वो लोग बर्फ को एक कैन में डालते और फिर उसे अपनी जैकेट के अंदर भर लेते ताकि जिस्म की गर्मी से वो पिघल जाए, लेकिन उससे भी इन्हें सिर्फ कुछ घूंट ही पानी मिल पाता। किस्मत से सही समय पर क्रू को सी लॉइंस मिल जाते जिसमें से उन्हें करीब 100 पाउंड तक का मीट मिल जाता। इसके अलावा कई क्रू मेंबर्स ने अपने कुत्तों को भी मार दिया था ताकि वो लोग बच सकें। 7 अप्रैल 1916 बर्फ पर तैरते तैरते उन्हें क्लेरेंस आइलैंड दिखने लगा था। ये नॉर्थ की ओर करीब 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन तभी अचानक ईस्ट की तरफ तेज हवाएं बहने लगती हैं और उनकी तैरती बर्फ क्लेरेंस आइलैंड से दूर जाने लगती है। बर्फ की शीट भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी और अब इस पर रहना सेफ नहीं था। सैकल्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो लोग अब लाइफ बोट्स में पानी के द्वारा अपनी मंजिल की ओर जाएंगे, लेकिन तभी फिर रास्ते में उन्हें बर्फ की बहुत सारी चट्टानें मिलने लगती हैं। कुछ घंटों बाद वो एक नई बर्फ की शीट पर अपना कैंप लगा लेते हैं, लेकिन तभी अचानक वो बर्फ टूटने लगती है और बीच से 2 हिस्सों में बंट जाती है। उनका कैप्टन अर्नेस्ट सैकल्टन एक साइड में था और बाकी का क्रू दूसरी साइड। वो अपने कैप्टन को तैरते हुए उनसे दूर जाता देखते हैं, लेकिन किस्मत से क्रू हिम्मत नहीं हारता और तुरंत वो अपनी लाइफ बोट्स के जरिए अपने कैप्टन को बचा लेते हैं। इसी बीच हवा की दिशा बार बार बदल रही थी और वो बर्फ का टुकड़ा इधर उधर हिल रहा था। पहले उन्होंने सोचा कि वो क्लेरेंस आइलैंड की ओर जाएंगे, फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें जॉर्ज आइलैंड जाना चाहिए, लेकिन फिर अंत में एलिफेंट आइलैंड जाना उन्हें सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा क्योंकि वहां से रेस्क्यू होने के चांसेज सबसे ज्यादा थे। अब चूंकि उनका आइसबर्ग नॉर्थ की दिशा में बह रहा था, इस वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लगा था। -20 डिग्री सेल्सियस से अब तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो गया था और अब उन्हें ज्यादा खुला समंदर दिखाई दे रहा था। एलिफेंट आइलैंड उनकी लोकेशन से करीब 160 किलोमीटर दूर था और अगले कुछ दिनों में बर्फ का वो टुकड़ा जिस पर उन्होंने अपना आखिरी कैंप लगाया था वो अब एलिफेंट आइलैंड से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। सैकल्टन ने आदेश दिया कि सभी लाइफ बोट्स को अब पानी में उतारा जाए। 15 अप्रैल साल 1916 फाइनली क्रू के लोगों ने लगभग 1.5 साल बाद पक्की जमीन महसूस की। वो लोग एलिफेंट आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। इस आइलैंड पर उन्हें कोई परिंदा भी नजर नहीं आया। वो आइलैंड पूरी तरह से खाली था। एलिफेंट आइलैंड के आगे ड्रैक्स पासेज था जहां से किसी भी शिप के आने के चांसेज ना के बराबर थे। अब शैकल्टन के सामने एक नई मुसीबत थी। यहाँ से वो किसी भी बर्फ की शीट के भरोसे नहीं थे। अब उन्हें जो भी करना था खुद ही करना था। अगर सैकल्टन और उनकी टीम को जिंदा बचना है तो उन्हें यहाँ से करीब 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचना है, लेकिन छोटे लाइफ बोट्स पर 28 लोगों का 1300 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करना नामुमकिन था। 24 अप्रैल साल 1916 सैकल्टन ने अपने साथ 6 लोगों की टीम बनाई और अपनी छोटी सी बोट पर साउथ जॉर्जिया के आइलैंड पर निकल गए। उन्होंने पीछे छोड़े हुए अपने क्रू से वादा किया कि वो बड़ी शिप लेकर उन्हें लेने जरूर आएंगे। इस छोटी सी नाव को हाथ से चलाना पड़ता था। उन्होंने बारी बारी 4 घंटे नाव चलाना और 4 घंटे आराम करने में अपना दिन का शेड्यूल बना लिया। अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, यानी सूरज अब कुछ ही घंटों के लिए बाहर निकलता था। बोट में उन्होंने खाना तो पैक किया था, लेकिन वो अच्छे से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे क्योंकि बोट में इतनी जगह ही नहीं थी। उन्हें लेट कर अपना खाना खाना पड़ता। किसी तरह से जूझते हुए वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड के बहुत ही करीब पहुंच गए। अपनी मंजिल से वो अब सिर्फ 3 दिन की दूरी पर थे, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर उठती है और उन्हें लगभग डुबा ही देती है। पूरा बोट जोर से हिलने लगता है। कई घंटे बीत जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो लहरों के बीच जिंदगी भर फंसे रह जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ही सही पर वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे थे। और फाइनली 10 मई 1916 को वो लोग साउथ जॉर्जिया के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक परेशानी थी कि साउथ जॉर्जिया का आइलैंड करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का था और जिस जगह पर वो लोग लैंड किए थे वो इंसानी बस्ती से बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। अपनी लोकेशन से उस बस्ती तक जाने के लिए उन्हें या तो दोबारा बोट से होकर पूरा घूमकर जाना पड़ता, जिसमें 200 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ता, या आइलैंड की जमीन से होते हुए सिर्फ 40 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना। लेकिन दिक्कत ये थी कि साउथ जॉर्जिया का आइलैंड बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। आज तक कोई भी इसे पार नहीं कर पाया था और सैकल्टन के पास तो जरूरी सामान भी नहीं था जिससे वो पहाड़ को पार कर सकें, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने अपने साथ 3 व्यक्तियों को लिया और तुरंत सामने खड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। किसी तरह से बर्फ में चलते चलते वो चोटी तक पहुंच गए, लेकिन उस पार जब उन्होंने देखा तो वहां पर सिर्फ गहरी खाई थी।
वो उस पहाड़ से नीचे उतरे और दोबारा दूसरे पहाड़ पर चढ़कर दूसरी ओर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। इस तरह से उन्हें करीब 3 पहाड़ चढ़ने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फाइनली चौथा पहाड़ चढ़ते हुए जब उन्होंने उस पार देखा तो उन्हें वो इंसानी बस्ती दिख गई। उस जगह का नाम था स्टॉर्मनेस वेलिंग स्टेशन। 2 साल पहले सैकल्टन और उनका क्रू इन्हीं लोगों से मिले थे। 20 मई 1916 को अब वो वहीं दोबारा पहुंच चुके थे। वेलिंग स्टेशन पर मौजूद लोग सैकल्टन और उनके साथियों को देखकर हक्के बक्के रह गए। सबको लगा कि वो लोग अंटार्कटिका में मारे जा चुके हैं, लेकिन सैकल्टन अब उनके सामने खड़े थे। उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी थी और पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। वेलिंग स्टेशन के कैप्टन ने तुरंत उन्हें कुछ कपड़े और खाने के लिए सामान दिया। इसके बाद सैकल्टन ने तुरंत पहले तो अपने उन 3 साथियों को बचाया जो साउथ जॉर्जिया के आइलैंड के उस पार उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने दुनिया से दरख्वास्त की कि सब उनकी मदद करें ताकि एलिफेंट आइलैंड पर फंसे उनके 22 क्रू मेंबर्स को बचाया जा सके। उन लोगों को चिली सरकार की ओर से एक बड़ी बोट दी गई जिसे बर्फ को काटकर चलाया जा सकता था। सैकल्टन खुद उस जहाज को चला रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से 3 बार उनका जहाज बर्फ में ऐसे फंसा कि उन्हें दोबारा लौटना पड़ गया। लेकिन सैकल्टन ने हार नहीं मानी और एक बार फिर एलिफेंट आइलैंड की ओर निकल पड़े। 30 अगस्त 1916 सैकल्टन फाइनली एलिफेंट आइलैंड पर पहुंच ही जाते हैं और अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनके क्रू मेंबर्स ने अपनी बोट्स को पलटकर अपने लिए कैंप्स बना लिए थे। सैकल्टन की गैर मौजूदगी में उन्होंने फ्रैंक वाइल्ड नाम के एक आदमी को कैप्टन बना दिया था। वे लोग पेंगुइन्स और सील्स को मारकर अपने लिए खाने की व्यवस्था करते। फ्रैंक वाइल्ड हर दिन सुबह उठकर अपने क्रू मेंबर्स का उत्साह बढ़ाता था और उनसे कहता कि सैकल्टन आ जाने वाले हैं, तैयार हो जाओ। अब वो सब घर जा सकते थे।